अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुज़र मौज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। इसके साथ साथ जहाँ पर हमने देखा कि बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आज भी PDM का बड़ा इजलास होना है, लेकिन वहीं पर कोरोना के हवाले से काफ़ी परेशानी है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और इसी वजह से लॉकडाउन में भी इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, लॉकडाउन में तो 2 हफ्ते के लिए जो लगा दिया गया कि पंजाब भर में मार्केट्स 6 बजे बंद होंगी, KPK में जो मार्केट्स हैं वो 8 बजे बंद होंगी। 7 इजलास जिनमें केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे वहाँ पे स्कूल्स बंद हैं। अब कल ये करेक्शन भी आई कि पेपर्स तक 19 मार्च तक स्कूल खोलने की इजाज़त होगी, लेकिन सिर्फ पेपर लेना होगा, उसके बाद बच्चों को घर भेज देना होगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे तशवीशनाक सूरत हाल हो रही है और केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे गुज़श्ता रोज़ 2511 केसेस रिपोर्ट हुए, वैसे वैसे इंडिया भी ये दिया जा रहा है कि शायद मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम चलें। तो ये और बहुत कुछ है जो आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के वार जारी हैं जी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 58 अफराद जान की बाजी हार गए और जाबाहक अफराद की मजमूई तादाद जो है वो 13,595 हो गई। 24 घंटों में 2511 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसके अलावा इसी से जुड़ी खबर, पंजाब में अब प्राइवेट स्कूल 19 मार्च तक इम्तहानात ले सकते हैं। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 19 मार्च के बाद स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सिंध के ऊपर भी नजर डालेंगे कि सिंध का कोरोना का फैलाव खतरे के पेश नजर 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। तमाम कारोबारी मराकज 10 बजे बंद करना होंगे, जबकि शादी हॉल्स में खाना खिलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। और फिर आज का बड़ा इजलास पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो वहाँ पर PDM इस्लामाबाद में इस्तीफों लॉन्ग मार्च पर अहम फैसले आज कर सकती है। मरीम नवाज ने कहा है कि इस्तीफों का मामला आज हम हल कर लेंगे। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए इस्तीफों को ज़रूरी करार देता हूँ, जबकि बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि इस्तीफों का इस्तेमाल एटम बम की तरह करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगली खबर की तरफ भी हम चलेंगे जो आज डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। PTI हुकूमत ने पूरे इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, इदारा न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा नहीं कर रहा, पार्लियामान को नया इलेक्शन कमीशन बनाने का मौका दिया जाए। और इसके अलावा एक और इशू जो कि लाहौर की सड़कों पर गुज़िश्ता कई दिनों से जारी था, लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। राजा बिशारत के दरमियान और लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान मुज़ाकरात कल कामयाब हो गए हैं। मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट चौक को क्लियर कर दिया है, जबकि आज 1 बजे मुतालबात की मंजूरी के बाद आइंदा का प्लान भी बनाया जाएगा। बिल्कुल, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज जी। और सबसे पहले तो हम कोरोना के वार और पाकिस्तान जो मजीद 58 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और इसके पेश नज़र जो लॉकडाउन लगाए गए हैं सिंध में। इससे पहले स्मार्ट लॉकडाउन नहीं था, लेकिन उन्होंने भी केसेस चूंकि स्पाइक बढ़ा है और ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है एंड डॉक्टर्स और तमाम रिसर्चर्स जो हैं वो इसे थर्ड वेव कह रहे हैं कि कोरोना की थर्ड वेव है, जिससे हमें अपने आप को बचा कर रखना है। उसके पेश नज़र मुल्क भर में डिफरेंट SOPs के साथ स्मार्ट लॉकडाउन लगाए गए। एग्जैक्टली और स्मार्ट लॉकडाउन लगाए गए, चाहे वो कारोबारी मराकज़ हों या फिर स्कूल्स हों और इंडस्ट्रिया। अब यहाँ पर एक मामला बड़ा अहम था कि स्कूल्स को बंद किया गया 2 हफ्ते के लिए, लेकिन हमने देखा ओवर द वीकेंड जब ये ऐलान किया गया तो फिर कन्फ्यूजन भी नजर आई। फ्राइडे, सैटरडे और फिर मंडे को हमने देखा कि मुख्तलिफ नोटिफिकेशन, मुख्तलिफ ऐलानात के पहले कहा गया कि स्कूल्स खोल दिए जाएंगे, लेकिन फिर बंद किए गए, ऑनलाइन होंगी क्लासेज या नहीं होंगी। फिर मंडे को ये कहा गया कि कोई भी क्लास नहीं लेगा, कोई एग्जाम नहीं होगा मंडे को कल, यानी कि स्कूल्स बंद कर दिए गए। और कल शाम को मुराद रास साहब की जानिब से ये भी कल नोटिफिकेशन आ गया कि जी जहाँ पर स्टैंड अप्स हो रहे हैं और इसके अलावा एंटी टेस्ट हो रहे हैं वो स्कूल्स अभी टेस्ट ले लें 19 मार्च तक, उसके बाद ये इजाज़त नहीं होगी। तो ऐसे लगा कि ओवरऑल कन्फ्यूजन का शिकार थी गवर्नमेंट। बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार थी और इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ जगहों पर कल कुछ स्कूल्स को सील भी किया गया और ये भी कहा गया कि पेपर्स की आड़ में स्कूल को नहीं खोलने देंगे। लेकिन उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आ गई, तो जो कल स्कूल सील किए गए थे क्या वो आज रीसील हो जाएंगे, क्या वो आज एग्जाम ले सकेंगे या उनको भी अभी ऑनलाइन एग्जाम ही लेना है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनेद, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जुनेद, जरा अपडेट कीजिएगा, ये कंफ्यूजन जो पैदा हो गई, कल कुछ स्कूल्स को सील किया गया, उन्होंने पेपर्स के लिए खोला था, लेकिन आज जो है वो अब कहा जा रहा है कि 19 मार्च तक आप पेपर ले सकते हैं। तो क्या वही स्कूल दोबारा खुल गए हैं या स्कूल आज खुलेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। यकीनन कल जब मुख्तलिफ टीमों ने विजिट किया और कार्रवाई की तो स्कूलों को बंद किया गया, हालांकि वो स्कूल जो हैं वो पेपर ले रहे थे और उनको सील कर दिया गया। लेकिन आज वो यकीनन वो स्कूल दोबारा से खोलने की इजाज़त दे दी गई है और स्कूलों के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा भी हुआ। कल स्कूल बंद करवाए गए इंतज़ामिया की जानिब से, स्कूल मालकान के साथ जो है वो ज़बरदस्ती की गई।
उनके साथ नामुनासिब रवैया जो है वो इख्तियार किया गया। लेकिन इस हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार भी किया गया निजी स्कूल्स की जानब से कि वो उस्ताद हैं, वो पढ़ाने के लिए आते हैं और अगर उनके साथ इस तरीके से का सलूक किया जाएगा तो वो नामुनासिब है। लेकिन शाम के वक्त जैसा कि आपने बताया भी है कि मुराद रास ने शाम के वक्त ट्वीट किया, तो उस वक्त तक एजुकेशन डिपार्टमेंट और ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल कार्रवाई कर चुकी थी, स्कूलों को सील कर चुकी थी और उनको बदनामी का बायस भी बनता है स्कूलों के लिए जो कि एक तलीमी अदारे हैं। तो ओवरऑल अगर हुकूमत को देखा जाए तो हुकूमत को पॉलिसी बनाने में और ये तमाम तर तलीमी अदारों से निमटने के लिए वो पॉलिसी नहीं अपनाई जाती जो कि एक तलीमी अदारों के लिए अपनाई जानी चाहिए। ये तमाम तर शेड्यूल जो है साल कबल ही बना लिया जाता है, लेकिन यकीनन कोरोना की सूरत हाल दरपेश है, कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। आपने कहा तमाम तर सूरत हाल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर मामला हमने देखा है कि ये प्लान तो पहले बना लेने चाहिए थे, लेकिन अब चूंकि कोरोना के हवाले से इमरजेंसी प्लान बनाए गए, लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन का शिकार थी गवर्नमेंट। आप बताइएगा, कल मीटिंग हुई 2 बजे, आपने भी इसको कवर किया, कल क्या ये पूछा नहीं गया गवर्नमेंट से, उनके नुमाइंदों से कि ओवर द वीकेंड इतनी कंफ्यूजन, मंडे को कंफ्यूजन, और अब ऐसे लग रहा है कि लोग और परेशान होंगे और 4 दिन में भी यही परेशानी का शिकार रहेगी आवाम? जी यकीनन इसी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने फैसला किया, क्योंकि स्कूलों में स्टैंडअप्स पेपर हो रहे थे, एनुअल एग्ज़ाम हो रहे थे, तो उस हवाले से 4 दिन की छूट दी गई है। लेकिन ये भी बड़ी मुश्किल से 4 दिन की छूट दी गई और इसमें भी यकीनन स्कूल इंतज़ामिया तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब 4 दिनों में कई स्कूल 2-2 पेपर लेकर जो है अपने स्टैंडअप्स एग्ज़ाम मुकम्मल करेगा। तो ये हुकूमत जो है इस हवाले से परेशान भी है और सूरत हाल ये है कि वो तज़ब्ज़ुब का शिकार भी है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता चल रहा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ कोरोना है, बच्चों की और साथीज़ा की ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में नहीं डालना चाहते वो, और जो दूसरी जानब है स्कूल इंतज़ामिया का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने फ़ीसें भी लेनी हैं और फ़ीसें भी नहीं ले सकते, बच्चे स्कूल छोड़ कर जा रहे हैं और जो बच्चे स्कूल छोड़ के जाने वाली तादाद है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो कि तालीमी नुकसान की तरफ लेके जा रही हैं तमाम तर सूरत हाल। तो हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से वाज़िया पॉलिसी बनाए। अगर उन्होंने छुट्टियां देनी थी तो वो 1 हफ्ते बाद भी छुट्टियां दे सकते थे, प्लानिंग कर सकते थे कि, लेकिन अब भी सूरत हाल है कि जुनैद, इसके ऊपर तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि 1 हफ्ते के बाद की छुट्टियां दे सकते थे। केसेस देखिए आप अभी से बढ़ रहे हैं, 700-800 पर केसेस चले गए थे, अब दोबारा 2500 पर आ गए हैं। तो गवर्नमेंट तो कैलकुलेटिव मेजर्स लेती है और उसने देखना है कि चीजों को कैसे हैंडल करना है। अब असल तशवीश तो तब पैदा होगी जब अगर खुदा ना खास्ता ये कर्व डाउन ना हुआ, स्पाइक डाउन ना हुआ, तो ये 2 हफ्ते एक्सटेंड भी हो सकते हैं और मजीद स्कूल भी बंद कर सकते हैं, जिसका इंदिया डॉक्टर मुराद रास हमारे शो में भी दे चुके हैं कि ये देखेंगे कि 2 हफ्ते के बाद सूरत हाल क्या होती है, उसके बाद फिर एक नया डिसीजन आएगा सामने। थैंक यू सो मच जुनैद फॉर बीइंग विद अस, आप हमें अपडेट कर रहे थे और बात इनकी बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स कंफ्यूज, टीचर्स कंफ्यूज, स्कूल इंतजामिया कंफ्यूज कि आप खोलना है या नहीं खोलना। बहरहाल जी अब तो ये तय आ गया है और बड़ा क्लियरली ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि 16 मार्च से लेकर अब 19 मार्च तक स्कूल खुले रहेंगे। ये 3 दिन है, जिन्होंने एग्जाम्स लेने हैं, अपने एग्जाम्स कंप्लीट कराने हैं वो कराइए, उसके बाद स्कूल। देखिए आप कि जिन्होंने एग्जाम लेने उन्होंने कहा रीशेड्यूल कर लें, नोटिफिकेशन ये भी था, मतलब इज इट दैट इजी कि आप कहेंगे आप जाके रीशेड्यूल कर लो अपने सारे स्टैंडअप्स को, मॉक्स को? ये बड़ी एक मेरा ख्याल है बैड प्लानिंग है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि एटलीस्ट इस हवाले से एक प्लान बना के, क्योंकि आपने देखा कि कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बात की गई कि जी ऐसे हमने प्लान बनाया। उसमें पूछा जब लोगों ने उनका क्या किया जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ वो एग्जाम ले सकते हैं। मतलब ऐसे था जैसे प्लानिंग के बगैर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर यही हुआ जी। कल नाजायज तौर पर बहुत से स्कूलों को सील भी किया गया, प्राइवेट स्कूल इस पर नाराज भी थे, लेकिन फिर अनाउंसमेंट आई, अब खोल दिए गए। सो लेट्स सी, अब 2 हफ्ते के लिए तो बंद रहेंगे 19 मार्च ऑनवर्ड्स, उसके बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। फिलहाल हमें चलना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, एक ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और सिंध हुकूमत की अगर बात कर लें नाज़रीन, तो सिंध हुकूमत ने भी कोरोना के फैलाव के खतरे के पेश नज़र 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन का डिसीजन ले लिया है जी। और तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो रात 10 बजे बंद रहेंगे और इसके साथ साथ शादी हॉल्स के लिए भी ये डिसीजन आया है कि वहां पर खाना खिलाने की इजाजत नहीं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ सिंध में ये भी कहा गया है कि अगर इसी तरह से केसेस बढ़े हैं तो फिर स्कूल्स को भी बंद किया जा सकता है, लेकिन अभी 50% ही रेशो है। और इसके अलावा शादी हॉल्स और कारोबारी मराकज़ के हवाले से भी सख्ती की जा रही है, SOPs की खिलाफ वर्जी ना हो, इसको इंश्योर किया जा रहा है। और सिंध गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि जहाँ जहाँ पर सिनेमा है, थिएटर्स हैं, मज़ारात हैं, वहाँ पर भी इंडोर खेलों और इसके अलावा तमाम जगहों पर पाबंदी भी हो सकती है। तो ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मजीद इसमें सख्ती होगी। टाइमिंग्स के हवाले से
भी कहा जा रहा है, जबकि जो इमरजेंसी सर्विस है जैसे कि मेडिकल स्टोर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, अस्पताल हैं, बेकरी है, पेट्रोल पंप्स हैं, इनको अलबत्ता एग्जाम्पशन है, तो यहाँ पर कारोबार रूटीन में कर सकते हैं। बिल्कुल, तो स्मार्ट लॉकडाउन ही है विद डिफरेंट एसओपीज एंड डिफरेंट सजेशंस। पंजाब में इससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे पंजाब में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां स्कूल्स बंद हैं, 50% स्टाफ की अटेंडेंस जो है वो कहा गया है कि मेक श्योर की जाए 50% वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल पंजाब में कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद करने की हिदायत जारी की गई हैं। सैटरडे एंड संडेज वुड बी ऑफ। और अगर खास तौर पर पर्टिकुलरली हम पंजाब में शेखुपुरा का जिक्र करें तो शेखुपुरा में इस वक्त सूरत हाल ये है जी कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो इन एक्शन नजर आ रही है। मास्क को इंश्योर किया जा रहा है, क्राउडेड प्लेसेस को कहा जा रहा है वहां जाकर चेक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा गया या नहीं रखा गया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि शेखुपुरा में जो कि केसेस भी बढ़े हैं और इसके अलावा वहां पर लॉकडाउन जो है उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। हमने देखा कि ओवरऑल सिचुएशन खराब हो रही थी, तभी बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं एसओपीज की जहां पर खिलाफ वर्जी हुई। तो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है शेखुपुरा की वो इसको कैसे मैनेज कर रही है, क्या अहकाम जारी किए गए हैं। असगर जोया साहब डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है और कितनी हो रही है और कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम असगर जोया साहब। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। असगर जोया साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं ओवरऑल शेखुपुरा की सिचुएशन, आप बताइएगा आपके डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त क्या सिचुएशन, कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रही है, कहाँ कहाँ पर लॉकडाउन है। जोया साहब अभी हमसे राब्ता मुनक़ता हो गया उनका सिग्नल्स के इश्यूज की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज इन ऑफिस और वो अभी भी वहाँ पर तमाम मामलात को देख रहे थे। और सूरत हाल मुझे अबूज़र लग रहा है कि फिर से एक दफ़ा जो है ना वो ख़राब हो रही है, क्योंकि केसेस बढ़ना शुरू हो गए और परसेंटेज अगर हम इस्लामाबाद में केसेस की बात करें तो वो 6 to 7% पर पहुंच गए हैं केसेस, पॉजिटिव रेशो। दैट मींस कि जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें से एक 6-7% परसेंटेज जो है वो पॉजिटिव आ रही है। और डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि जो यूके का वेरिएंट वायरस यहाँ पर मौजूद है उसकी सिवियरिटी पिछले जितनी वेव्स आई हैं कोविड की उससे ज़्यादा है। ट्रांसमिटी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा है कि बहुत जल्दी ये ट्रांसमिट हो जाता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, और साइन एंड सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना। आपको अगर फील हो रहा है कि आपको चेस्ट कंजेशन है, आपका सांस फूल रहा है या आपको जुकाम हो रहा है तो आप जाकर प्लीज उसको जरूर टेस्ट कराएं और अपने आप को आइसोलेट। बिल्कुल, जो सिम्टम्स हैं उसको जरूर चेक कीजिए और इसको इजी मत दीजिए। असगर जोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा। अस्सलाम वालेकुम असगर जोया साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम बात कर रहे थे ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त पंजाब की, और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए आपके डिस्ट्रिक्ट की जो कि शेखुपुरा है, ये बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, लॉकडाउन किस हद तक लगाया गया है, कहाँ कहाँ पर है और किस तरह से इंश्योर किया जा रहा है। जी थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने का। और सेकंडली ये है कि जी शेखुपुरा में भी जिस तरह के एक स्पाइक आप देख रहे हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, इसी तरह शेखुपुरा में भी केसेस बढ़ गए हैं। अभी हमारे पास 134 पेशेंट्स हैं, जिसमें से 6 पेशेंट वैसे हॉस्पिटलाइज हैं लेकिन बाकी सारे होम आइसोलेशन में हैं, जो होम क्वारंटाइन होते हैं। तो वो सारे के सारे कुछ स्टेबल हैं कि ऐसी इस तरह यानी क्रिटिकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ पेशेंट पहले हमारे पास जो रेशियो थी वो दैट वाज लेस देन 1%, बट नाउ जो है ना ये एक्सीड कर गई है कोई मोर देन 3%, 3.52 के करीब अभी तक हमारे पास अभी एज ऑफ यस्टरडे बात की जाए तो चल रही है। तो लोगों में जो है वो अवेयरनेस के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो स्मार्ट लॉकडाउन है हमारे पास तहसील सफदराबाद के अंदर कुछ स्कूल से 3 स्कूल के अंदर जो है वो एक ही दिन में जो है वो 50 के करीब पेशेंट रिपोर्ट हुए थे, तो हम वो तीनों स्कूलों को जो है हमने वो बंद कर दिया। लाइकवाइज हमारे पास जो केसेस का नंबर इस वक्त सबसे ज्यादा है वो तहसील सफदराबाद है जो शेखुपुरा की है। बाकी तहसील में मरीज के फिरोजवाला, शेखुपुरा इटसेल्फ और इसी तरह शरकपुर है। पेशेंट का नंबर जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने जिस तरह से अर्ज किया कि वो 3 स्कूल थे जिनमें से हमने जब सैंपलिंग करवाई तो अभी ये अच्छी बात जो हमारे एंड पे ये है कि हम जो है सैंपलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा यानी टेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि कितने लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल सही। डीसी साहब आपने कहा एक कैंपेन जो आपने शुरू की है कि मास्क को इंश्योर किया जाएगा, ये कैसे मेक श्योर किया जा रहा है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें? मार्केट्स, बाजारों में या क्राउडेड प्लेसेस में हम देखते हैं कि अभी भी एक बड़ी परसेंटेज है लोगों की जो मास्क नहीं इस्तेमाल करती, या अगर करती है तो चेन पे रखा होता है, हाथ में पकड़ा हुआ होता है। मेक श्योर कैसे किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपकी ये ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जी। लोग जनरली जब लोगों से पूछा जाता है तो वो जेब से या अपने किसी भी जो है ना वो कोट की जेब से निकाल के मास्क पहन लेते हैं।
उनको यही है जी, अवेयरनेस मैसेज है। जिस तरह आप लोगों के तवज्जो से हम जो है वो मैसेज डिसमिनेट करते रहते हैं, इसी तरह हमारे पास लोकल जो हमारा एक सोशल मीडिया होता है उसके ऊपर लोगों को बताते हैं, और इसी तरह इंस्पेक्शन हम करते हैं रैंडमली जाके, सारी टीम, मैं खुद भी फील्ड में जाता हूँ और वहाँ लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाते हैं ताकि उनमें अवेयरनेस आए, वो मास्क को पहने। अब और अपील भी की जाती है कि जी, और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप भी लोगों से अपील करें कि एटलीस्ट वो मास्क वेयरिंग जो है ना, राइट, बेसिकली एसओपीज की खिलाफवर्जी लोग ना करें और लोग इसको इंश्योर करें, ये तो अपील हम करेंगे और आप भी अपने जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू कर रहे हैं। असगर जो है साहब, ये बताइएगा, अब ये अगला मरहला भी शुरू हो गया है इसके साथ साथ वैक्सीनेशंस का, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट तो कर रही है, हमने इस पर बात भी अपने प्रोग्राम में मजीद आगे करनी है, लेकिन आपके इलाके में क्या सिचुएशन है? वैक्सीन के हवाले से लोग वेलकम हैं या फिर ऐसे लग रहा है कि आपको लोग इसके ऊपर भी कन्विंस करने के लिए आपको एक पूरी कैंपेन चलानी पड़ेगी जैसे गवर्नमेंट कह रही है? जी, इस हवाले से शेखुपुरा में जो है हमारे हेल्थ वर्कर के लिए जी 5 सेंटर एस्टेब्लिश हुए हैं। जो एक हमारे पास DHQ हॉस्पिटल है शेखुपुरा, बाकी हमारे पास तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर जो हॉस्पिटल्स हैं। तो इसी तरह जनरल पब्लिक के लिए 2 हमने सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं। एक तहसील हमारी फिरोजवाला है उसके अंदर है और एक शेखुपुरा के अंदर ही है। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है अभी तक वो काफी इनकरेजिंग है, लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेट हो रहे हैं। अभी तक मैं अगर बात करूं तो हमारे पास रजिस्टर्ड जो लोग हैं, जो यानी जनरल पब्लिक की मैं अभी बात करूंगा, तो उसमें कुछ 6783 के करीब लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से अभी तक 1157 लोग जो है वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। ठीक है। तो ये काफी अच्छा नंबर है हमारे, क्योंकि पिछले कोई अभी एक वीक गुजरा है और उसमें से लोगों का काफी हमने देखा है कि इंटरेस्ट है। ठीक है, लोगों का काफी इंटरेस्ट है एंड लोग जो है वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। असगर साहब, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसी तरह जो हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर हैं वो भी वैक्सीनेट हो रहे हैं, और एक फर्स्ट डोज के साथ साथ सेकंड डोज भी अब वैक्सीनेट हो गई है। जो कि सेकंड डोज में अगर मैं बात करूं तो 336 लोग अभी तक सेकंड डोज भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर ले चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी, ऐसा कोई माइल्ड से आते हैं। वो भी हमारे 2 ऐसे हेल्थ केयर वर्कर थे जिनको कोई मतलब टेम्परेचर हुआ और उसके बाद उनकी बॉडी में कोई थोड़ी बहुत पेन हुई। वो रूटीन की वैक्सीनेशन में भी आपको इस किस्म की इशू हो सकता है। तो मैं बिल्कुल जी, हम वी आर सेटिस्फाइड, और कोई ऐसा साइड इफेक्ट अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली अभी तक ये वैक्सीनेशन कैंपेन चल रही है। डीसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है शहरियों को अवेयरनेस देने में, वो चाहे मास्क पहनना हो या वैक्सीन लगवाने के लिए हो। तो हवाले से भी वो कह रहे हैं कि काफी इंकरेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। तकरीबन 6500 के करीब लोग रजिस्टर्ड हैं और उनमें से 1100 लोग लगवा चुके हैं। तो यही वो आई थिंक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें फोकस करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, और अभी चूंकि गवर्नमेंट की शर्त है 60+, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं और गवर्नमेंट की वैक्सीन से फायदा जरूर। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए जैसे कि हमने देखा कि स्कूल्स तो बंद किए गए हैं और कारोबारी मराकज़ को भी बंद किया गया है शाम 6 बजे के बाद, और सैटरडे संडेज को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। इसके अलावा एक और सेक्टर जो कि हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इस कोरोना के पूरे फेजेज़ में, अगर बात की जाए तो वो है रेस्टोरेंट्स बिजनेस। और रेस्टोरेंट बिजनेस में हमने देखा है कि अभी तक डाइन इन तो पहले दिन से इजाज़त नहीं मिली, सिर्फ एक थोड़ी सी अरसे के लिए सितंबर के अराउंड थोड़ी इजाज़त मिली थी, लेकिन वो फिर वापस ले ली गई। डाइन आउट की मुकम्मल दोबारा से उस पर पाबंदी लगा दी गई। इस पर लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन और पूरे पाकिस्तान की रेस्टोरेंट एसोसिएशन हैं वो एहतजाज भी कर रही हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा ना किया जाए और मजीद सख्ती इसमें ना की जाए, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस खासा अफेक्ट हो चुका है। बिल्कुल, कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं होटल एसोसिएशन से, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी कामरान साहब, आप तक हमारी आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई, हम उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब से कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा है 2020 का भी अगर हम जिक्र करें तो होटल इंडस्ट्री वो इट इज़ वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जिनको मुकम्मल तौर पर खोला नहीं गया और कहीं ना कहीं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रही हैं। वही बात आ गई कि आपको पहले सिर्फ डिलीवरी की इजाज़त थी, फिर थोड़ी से टाइम के लिए डाइन इन अलाउड हुआ, लेकिन केसेस चूंकि फिर से स्पाइक हो गए तो फिर सिर्फ डाइन आउट के ओपन एयर में आप करा सकते हैं। और बहुत से रेस्टोरेंट्स ने अपना ये सेटअप लगा लिया, सिस्टम चेंज कर दिया। वो चाहे कराची है, वो पेशावर है, वो लाहौर है, सबने इनोवेशन की और अपने आउटडोर्स में जगह ढूंढकर वहां पर पूरा एक सेटअप लगाया। लेकिन अब चूंकि थर्ड वेव आ गई है और केसेस फिर से बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट ने फिर से होटल रेस्टोरेंट्स को जो है वो डाइन इन या डाइन आउट कहा जा रहा है कि क्योंकि एसोसिएशन है, रेस्टोरेंट है और बहुत से ज्यादा इससे हजारों लोग भी इससे अफेक्ट होते हैं। ऑब्वियसली नौकरियां चली जाती हैं, फिर उनको ले ऑफ भी करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्री भी इसके मुंसलिक है। तो
तो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़, तो वो भी सारी अफेक्ट हो रही हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी है कि अब ये जो एहतजाज किए जा रहे हैं, कल भी लाहौर की सड़कों पर थे, इतवार को भी लाहौर की सड़कों पर थे, मुख्तलिफ शहरों में थे, अब उनको कैसे देखा जा रहा है और इसके अलावा आगे आइंदा क्या प्लान है, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये सिचुएशन खासी परेशान कौन। कामरान शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। गवर्नमेंट ने 2 हफ्ते के लिए जो दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन लगाया उसमें रेस्टोरेंट्स को जो डाइन आउट की इजाजत थी पहले वो भी बंद हो गई और अब कहा गया कि सिर्फ डिलीवरी हो सकेगी। आप कैसा देख रहे हैं इस डिसीजन? अब सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझ सका। कामरान साहब हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन लाहौर एसोसिएशन जो है रेस्टोरेंट्स की, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो ये फैसला किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि डाइन इन तो ऑलरेडी बंद थी, डाइन आउट पर भी पाबंदी लगा दी गई, इसके हवाले से एसोसिएशन जो है वो क्या फैसला कर रही है, क्या लाहेमल है? सिग्नल इश्यूज हैं, हमारा राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा या उनको हमारी आवाज़ ठीक से समझ नहीं आ पा रही। हम कोशिश करेंगे कि अगर हम दोबारा राब्ता कर सकें, नहीं तो जाहिर है ये बात तो 3 दिन से मुसलसल डिस्कशन में भी आ रही है और गवर्नमेंट से जाकर भी वो लोग मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। जैसे शादी हॉल्स एसोसिएशन ने अपडेट ये थी कि उन्होंने जाकर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि उन्हें मार्केज में जो है वो इजाज़त दी जाए कि वो शादी के फंक्शंस कर सके, मतलब ओपन एयर में इजाजत दी जाए, क्योंकि ये कंफ्यूजन जहां स्कूल्स की हद तक हुई थी वहीं शादी हॉल्स की हद तक भी हुई थी कि बंद और इंडोर तो शादी नहीं हो सकती, लेकिन मार्की या ओपन एयर में हम फंक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्लैरिटी लेने के लिए भी उनसे और चीज भी है कि कुछ इंडस्ट्री में जैसे कि रेस्टोरेंट है या फिर होटल्स हैं, इसके अलावा शादी हॉल्स हैं, वो कह रहे हैं पिक एंड चूज किया जा रहा है। इंडस्ट्री को तो आप खोल देते हैं और वहां पर आप कहते हैं SOPs के इंश्योर करते हुए आप काम करें, लेकिन हमें आप कहते हैं SOPs के इंश्योर भी नहीं करना और आपने मुकम्मल बंद कर देना, या फिर आपको इतनी लिमिटेशंस की जाती है कि कारोबार ना होने के बराबर हो जाता है। इसलिए एहतजाज भी हो रहा है, ये सारा कुछ देखा जा रहा है। आज भी लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इसी हवाले से, फिर रेस्टोरेंट के अलावा आपने जिक्र किया है ये शादी हॉल्स का। अब ये तमाम इन चीज़ों को स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ मिलकर बैठकर मुज़ाकरात करे, फिर आइंदा की डिसीजन। आई थिंक दैट्स द ओनली सॉल्यूशन, जब आप मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर आएं और उनके साथ डिस्कशंस के बाद ये डिसीजन लें, कुछ अपनी मनवाएं कुछ उनकी माने। बहरहाल जी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त आपको ले चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में पहला मौका है कि एक पार्लियामान के इदारे के अंदर कैमरे लगाकर वोट की निशानदेही करने की कोशिश की गई, किसने वोट कहाँ डाला है। आज तक कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो एक दफा फिर धांधली के जरिए मुल्क के सेनेट का चेयरमैन बन चुका है, ओथ उठा चुका है। वोट 49 वोट पड़े और बड़े वाजे हैं। हिदायत में लिखा हुआ है कि खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगाएं, लेकिन इस मुल्क के सदर के नुमाइंदा उनकी तरफ से अपॉइंट किए गए, PTI के एक शख्स जो PTI के बेंचेस पर बैठता था, जो कानूनदान है, उसको ये समझ नहीं आई कि हिदायत नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है। अब अदालतों के चक्कर लगेंगे, कल अदालतें फैसला करेंगी। तो जिस मुल्क में एक ऐसा इलेक्शन जिसके 100 वोटर हों उसमें भी कैमरे लगते हैं, उसमें भी धांधली की कोशिश होती है, और जब वोट गिनती होते हैं तो उनमें भी चोरी होती है। ये 2018 के इलेक्शन का एक रीप्ले है और ये रीप्ले पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक वाज़ेह हकीकत है। जो 2018 में हुआ आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। जो इस सेनेट के इलेक्शन में हुआ, आज अगर मुल्क में कोई अखलाकी कदरें होती, सेनेट का चेयरमैन खुद कहता मैं इलेक्शन हार गया हूँ, मेरे 48 वोट हैं, आपके 49 वोट हैं, मैं घर जाता हूँ। ये एक तारीख रकम होती, पार्लिमानी रवायात की पासदारी होती, मुल्क की सियासी तारीख में एक बात रकम होती। लेकिन ये मौका भी इस मुल्क के सेनेट के चेयरमैन को नसीब नहीं हुआ, क्योंकि कुर्सी ज़्यादा अजीज होती है। कुर्सी पर बैठना मकसूद होता है, कीमत जो भी अदा करनी पड़े। यही बदनसीबी आज सेनेट के चेयरमैन की भी है और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की भी है। अब ये मामला न चलने वाला है न चल सकता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह
ये लोग एक्सपोज होंगे, ये इन्हीं अदालतों में खड़े होंगे हकीकी केसों के सामने। फॉरेन फंडिंग का जो केस है, एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। अगर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट एक वज़ीर आज़म को तनख्वाह ना लेने पर निकाल सकता है, हुकूमत तोड़ सकता है, तो फिर फॉरेन फंडिंग में जहाँ करोड़हार रुपये आया, बताया नहीं गया, ज़ाती अकाउंटों में आया, वो हुकूमत कैसे कायम रह सकती है? ये सवाल है जिसके जवाब पाकिस्तान के अवाम मांगते हैं। और हर बात जो है वो मुल्क में महंगाई से जुड़ी हुई है। जब मुल्क के हुक्मरान इस तरह के चोर होंगे, जब मुल्क के हुक्मरान दूसरे इदारों पर चढ़ दौड़ेंगे, और ये सिर्फ पहली बात नहीं है, इससे पहले कौन सा इदारा इस हुकूमत ने छोड़ा है। और मैंने कल भी कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है कि ये अपने लाने वालों पर ही चढ़ दौड़ेंगे। ये अपने मुफाद के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जनाब भाई साहब, ये बताएं कि गुज़श्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ साहब ने जो इस्तीफे देने का एक बार फिर है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इससे हट जाती है, तो क्या जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुसलमान के साथ खड़ी होगी, पीडीएम को बचाएगी, या फिर इस्तीफे नहीं देगी? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कोई यकीन ध्यान नहीं किसी को नहीं कराई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन असम्बलियों में रहना ठीक नहीं है, इनसे इस्तीफे देने चाहिए। फैसला जो है वो पीडीएम की लीडरशिप करेगी। आज एक मीटिंग है, वहाँ भी डिस्कस होगा। हमें उम्मीद है कि एक बेहतर फैसला वहाँ से आएगा। ठीक है जी। सर, जो कैमरू वाला मामला है, जो सेनेट इलेक्शन के दौरान, सेनेट के इलेक्शन के दौरान कैमरे निकले, इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, या 2018 के इलेक्शन में जो RTS बंद हुआ था उसी तरह ये भी? ये महमूद रहमान कमीशन से लेकर आज तक जो होता है, कमीशनों की जो हालत है, जो इस मुल्क में हकायक की हालत है, ये उसी के साथ रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अब ये जवाब देना होगा कि कैमरे किसने लगाए हैं। यहाँ पर भी आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क के 3 वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कैमरे अपोजिशन ने लगाए हैं। तो मैं कहता हूँ फिर अपोजिशन में पर्चा दर्ज करो। हम कहते हैं अपोजिशन में पर्चा दर्ज करो सेनेट के हॉल में कैमरे लगाने का। हम ये पर्चा भुगतने को तैयार हैं, और वहाँ पर जो हकीकत है वो भी इंशाअल्लाह सामने आएगी। यही काम कर लें। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है पीडीएम के इजलास के हवाले से उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू की इस बारे में। बिल्कुल, इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। हुकूमत ने शहरियों की जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसमें तेजी लाने का फैसला किया है, एंड वी रियली अप्रिशिएटेड कि गवर्नमेंट किस तरह से इसको पूरा सेटअप कर रही है। मुल्क मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। NCOC ने मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स के क़याम की भी मंजूरी दे दी है, और सूबों को इन सेंटर्स को 17 मार्च से फ़ाल करने की हिदायत जारी कर दी गई। बिल्कुल, और इसके साथ साथ मजीद एमरजेंसी सेंटर्स भी बनाने के हवाले से ये कहा जा रहा है। 15 मरकजी हसास शहरों में कायम किए जाएंगे, और इसमें 4 सूबाई दारुल-खुलाफों में भी ये कायम किए जाएंगे सेंटर्स। तो ये अच्छी चीज़ है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर ये ना सिर्फ ये 4 शहर बल्कि रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, एबटाबाद, मानसरा में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। और 70 एज से ऊपर के जो लोग हैं वो वॉक इन करके विदाउट अपॉइंटमेंट जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जबकि 60 साल से ज़्यादा अफराद जो हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो SMS करें 1166 पर, और उसके बाद वो अपने अपॉइंटमेंट लेकर वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं सेंटर्स पर। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। पानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा से जानते हैं कि इन सेंटर्स पर काम शुरू तो हो चुका है, और कब तक ये मुकम्मल भी हो जाएगा और कवर कर लिया जाएगा 60+ जितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और वी रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है कि इसमें तेजी आनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर्स होने चाहिए ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, खास तौर पर उन लोगों को जो ओल्ड एज में हैं 60+ और 70+। कब तक, कितने अब तक अफराद जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है और ये कंप्लीट हो जाएगी उनकी वैक्सीन? देखिए जी, इस वक्त हमारा टारगेट है वो ये कि हमने अपनी 70% पॉपुलेशन जो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है उसको हमने वैक्सीनेट करना है। बिकॉज जब तक 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं कर सकते, जो कि जरूरी है इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए। तो इसके अंदर स्ट्रेटजी यही की गई, हमने पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया था
जो सबसे मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस थी, और उसके अंदर सबसे पहले हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे। उन्होंने तकरीबन 4.5 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया था। उसमें मोर देन 50% जो है वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, और आने वाले हर दिन के साथ उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीनेशन करवा रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि हम अपनी एल्डरली पॉपुलेशन को, क्योंकि वो सबसे वल्नरेबल है कॉम्प्लिकेशंस के लिए, तो उनके लिए किया गया था को फैसिलिटेट किया जाए। अब 60+ के लिए रजिस्ट्रेशन खुली हुई है, मगर बहुत से सेंटर्स को हम लोगों ने, जैसे लाहौर में जो एक्सपो सेंटर है उसके अंदर सबसे पहले उस पर ये पॉलिसी की गई थी कि दे कैन जस्ट वॉक इन विद देयर आईडी कार्ड्स, और 60+ के जितने लोग थे उनको उसी वक्त रजिस्टर करके लगाई जा रही थी। उसकी कामयाबी के बाद, क्योंकि वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, वो जो एक वैक्सीनेशन की प्रोसेस बहुत स्लो थी वो स्पीड अप हो गई, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, क्योंकि इस वक्त विलिंग जो लोग हैं जो लगवाना चाह रहे हैं एक बहुत बड़ी तादाद है, और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की वजह से वो थोड़ा स्लो हो रहा था। तो इसलिए अब ये डिसाइड किया गया कि मास वैक्सीनेशन सेंटर्स बन के जो लोग विलिंग है, जो लोग लगवाना चाह रहे हैं, पहले हम उनको लगा दें, उसके बाद नौशीन आमिर साहब, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया है कि आपने कहा जो लोग विलिंग है पहले हम उनको लगा दें वैक्सीन। ये तो बात बड़ी जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि कल यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से कहा गया कि 4 करोड़ 40 लाख खुराकें भी यूएन की तरफ से पाकिस्तान में आ रही हैं, तो फिर इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लोग उसके लिए विलिंग भी हों। लोग अभी भी रिलेक्टेंट दिखाई देते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से प्रॉपर कैंपेन चलाई जाएगी। आपको लग रहा है इसकी फौरी ज़रूरत पड़ सकती है कैंपेन की, क्योंकि लोग उस तरह से विलिंग नज़र नहीं आए हैं मेजॉरिटी में? देखिए, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक लोग वो हैं जिनमें हेजिटेंसी है और वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं, वो रिफ्यूज नहीं कर रहे, मगर दे जस्ट वांट टू वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड दे वांट टू सी कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनके ऊपर उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। अभी हमें लोगों को ये चीज इंश्योर करानी है कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और मतलब कि तो एक टेम्पररी रिएक्शन बहुत माइनर फॉर्म में कुछ लोगों को होता है, वो भी सबको नहीं होता। वो एक हल्का सा फीवर होता है, जो कि आप बच्चों को भी जब वैक्सीनेशन होती हैं तो आप देखते हैं कि 1 आध दिन के लिए होता है, जो सिंपल पैनाडोल से ठीक हो जाता है। मेजॉरिटी में ये भी नहीं हो रहा, मगर इस वैक्सीन का फायदा है, इससे हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। ये जो कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम लोग बच जाते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल मास अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो पूरी डिजाइंड है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब ये वैक्सीन जिस तरह हमारे पास पहुंच रही है, और अब इसकी और मजीद कंसाइनमेंट्स जो हैं ये आने वाले दिनों में कुछ मार्च में और कुछ उससे अप्रैल में हमारे पास आ जाएंगी। जैसे ही ज्यादा वैक्सीन हमारे पास आती हैं और हमारे पास जो विलिंग लोग हैं वो कवर हो जाएं, तो उसके बाद फिर ये अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलेंगी, क्योंकि हमने उन लोगों को भी कन्विंस करना है जो अभी तक तैयार नहीं है लगाने के लिए। तो उसके लिए हमारे पाइपलाइन में है कि हमारे जो सीनियर हमारे जो लीडरशिप है और जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो जिस वक्त लगाएंगे तो आई थिंक लोगों में एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये तमाम चीजें जो है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला प्लान है। और जैसे डॉक्टर साहिबा, आपकी जो अवेयरनेस कैंपेन होगी उसमें अगर ये भी मेंशन हो जाए कि साइनोफार्म जो लगाई जा रही है वैक्सीन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड। कल एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें चाइना की वैक्सीन बनाने वाली 4 कंपनी शामिल हैं और साइनोफार्म भी उसके अंदर शामिल है। तो आई थिंक इस तरह की बातें और ये पॉइंट्स अगर हम आवाम तक पहुंचाएंगे तो उनमें एतमाद बढ़ेगा वैक्सीन को लेकर। आप बात कर रही थी कि 60+ और 70+ लोगों को पहले लगाया जा रहा है और उसके बाद गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा, जो 18 ईयर्स प्लस लोग हैं उनको लगाया जाएगा। वो मरहला कब शुरू होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी, क्योंकि अब जो ज्यादा लोग एंथुसियास्टिक हैं टुवर्ड्स दिस वैक्सीन वो यंग पॉपुलेशन भी है और वो लगवाना चाहती है। जी देखिए, इसको हमें एक स्टेप वाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें और पूरा डाटा जो हमारे पास है तो लीस्ट कॉम्प्लिकेशन और लीस्ट डेथ्स जो हैं वो जैसे जैसे जो एज ग्रुप है वो नीचे की तरफ आता है उनमें होती है। तो इसलिए अब हम स्टेप वाइज खोलेंगे। आने वाले 2-1 हफ्तों में 50+ के लिए खुल जाएगी रजिस्ट्रेशन और उन लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वो कवर होंगे फिर हम उससे नीचे वाले एज ग्रुप्स पे आएंगे, मगर दिस विल गो स्टेज वाइज। अगर इसके अलावा जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं जिनकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है, जिसमें टीचर्स हैं, जिसमें पुलिस के लोग हैं या दूसरे पब्लिक अदारों के हैं, उनको भी पहले उनको भी किया जाएगा जो कि फील्ड स्टाफ है, और इसके अलावा वल्नरेबल पॉपुलेशन, और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे एज वाइज ग्रुप जो आपने बनाया गया है। बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू की हमने ओवरऑल इस वक्त वैक्सीनेशन का क्या प्लान किया गया है और आइंदा आने वाले दिनों में इसको कैसे कैटर किया जाएगा।
जाएगा। और मेरे ख्याल में ये भी तरीका ठीक है कि ग्रेजुअली इसको एज ग्रुप को नीचे लेके आए, क्योंकि इस तरह से प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तादाद में इससे वैक्सीनेट हो जाए। बिल्कुल, एंड आई थिंक सिस्टम इज अलाइंड। जिस तरह से 70+, 60+ और अभी डॉक्टर साहबा ने कहा कि 2 हफ्तों में 50+ की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता दे विल कम डाउन। और लिमिट जो एज रखी गई है दैट इज 18 ईयर्स के, 18 ईयर्स प्लस पे कोशिश की जाएगी कि 70% पॉपुलेशन को कैटर किया जा सके। तो ये तो हो गया कोरोना और वैक्सीन के हवाले से जो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन का अगर जिक्र कर लें तो उनकी तहरीक जो है वो भी शुरू होने जा रही है। लॉन्ग मार्च की डेट करीब आ रही है। अब उसका ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पीडीएम के बड़े आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठे जी, और आज ये फैसला होगा कि आया इस्तीफे देने हैं लॉन्ग मार्च से पहले या फिर बाद में, और अगर इस्तीफे देने भी हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से या नहीं, क्योंकि कल मियां नवाज शरीफ साहब ने तो मौलाना फजल रहमान साहब को पैगाम पहुंचा दिया कि हमारी पार्टी के तमाम इस्तीफे आपको पहुंच जाएंगे, आप जब चाहें इनको पेश कर सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को भी अभी मनाना है, बाकी पार्टीज को मनाने हैं, तो इस हवाले से कल मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा ने भी कल जिक्र किया है कि अभी हमने आज ये डिसाइड करना है कि आया टोटल प्लेटफॉर्म पे इस्तीफे दिए जाएंगे या फिर नहीं। इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। पीडीएम का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बड़ा सवाल है। इस्तीफे पहले दिए जाएंगे, बाद में दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे? देखिए, अगर आप शुरू से देखें सूरत हाल को, तो जब ये पीडीएम तशकील पाई थी तो उस वक्त इस्तीफों के ऑप्शन की बात हुई थी और ये कहा था कि ये हमारा हतमी ऑप्शन होगा। अभी तक पीडीएम की तहरीक जितनी देर भी चली है, काफी महीने हो गए इसको, वो जो ख्वाहिश थी हुकूमत की मशीरों वजीरों की कि ये तो टूट जाएगी, ये तो इसमें मुख्तलिफुल ख्याल पार्टियां हैं, लिहाजा इनका एक साथ रहना जो है वो मुमकिन नहीं है। अभी तक उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई है। इसमें किसी किस्म की दरार बाहर नजर नहीं आती है, ख्वाहिशात बेपना है। आप देखिए कि अभी तक एक तो क़यादत जो है पीडीएम की, उसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, चाहे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, चाहे पीएमएलएन की है या दीगर पार्टियां जो है, वो मौलाना फजल रहमान की क़यादत पे मुत्तफिक है और जिस तरह से प्लान किया गया था चीजें उसी तरह से चल रही हैं। अब चूंकि बहुत कुछ हो चुका है, वो एक ज़रूर मिसल है कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। लिहाजा इस बदलती हुई सूरत हाल के पेश नजर आज उनका एक इजलास हो रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें तय होंगी। एक तो ये इस्तीफों का मामला जो है, इसके ऊपर हतमी फैसला हो जाएगा कि ये कब करने हैं और कैसे करने हैं। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसमें ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने इख्तियार दे दिया है मौलाना फजल रहमान को, ये कह के कि हम अपनी पार्टी के तमाम इस्तीफे आपको भेज रहे हैं। बिल्कुल, जो हुकूमती तवक्कात हैं वो ये हैं कि शायद पीपल्स पार्टी इस्तीफों के ऑप्शन पर तैयार नहीं होगी, लेकिन अभी तक के तमाम बयानात उठा के आप देख लें, चाहे वो बिलावल जरदारी हैं, चाहे आसफ जरदारी हैं, किसी ने ये नहीं कहा है कि इस्तीफे देना ऑप्शन नहीं है जी। कुछ बीच में से रास्ता तब्दील थोड़ा सा, लेकिन बुखारी साहब आपने कहा कि ये कहा नहीं गया, लेकिन कल ये भी कहा बिलावल भुट्टो साहब ने कि एटम बॉम्ब की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए सोच समझकर, और इसके लिए एक राइट टाइम होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर तब्दीली के हम ख्वाहिशमंद हैं, इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें ही सवालात को जन्म दे रही हैं कि शायद अभी पीपल्स पार्टी जो है वो पूरी तरह तैयार नहीं है कि इस्तीफे दे दिए जाएं। देखिए, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके स्टेक्स है, क्योंकि सिंध हुकूमत उनके पास है, सिंध में उनकी हुकूमत है। ऑब्वियसली उनकी जो विजडम है अपनी या सियासी सोच है, उसी का नतीजा ये था कि ये खाली फील्ड नहीं छोड़ी गई और सेनेट के इलेक्शन और बाई इलेक्शन में हिस्सा लेके जो पीटीआई का ये ख्वाब था कि अगर ये बाइकआउट करेंगे इलेक्शन का तो हम आराम से सारी सीटें हासिल कर लेंगे, वो क्रेडिट आप आसिफ जरदारी को दिए बगैर नहीं रह सकते। तो सियासत में यही होता है, और खासतौर से अपोजिशन की सियासत में, कि सूरत हाल को देख के उसके साथ एडजस्ट भी किया जाए और राहें निकाली जाए। अगर बिलावल कह रहे हैं कि ये इस्तीफे एटम बम है, तो इसका मतलब ये है कि वो इनके दिए जाने से या इसके इस्तेमाल से यानी मुबर्रा नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम इसमें शरीक नहीं होंगे। और अब चूंकि सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई है, यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जो हाथ किया गया है उस पर पीपल्स पार्टी बहुत जख्मी है, और वो जो लहजा है उनका, वो जख्मी शेर की तरह से उसमें शिद्दत आ रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये बैठ के पीडीएम की क़यादत फैसला कर लेती है आज के इस्तीफे देने हैं, लेकिन ये अमल
लॉन्ग मार्च से पहले नहीं होगा। हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए पहले लॉन्ग मार्च होगा, फिर धरना होगा, और फिर आखिर में, और अब अगर आपको 26 पॉइंट उठा के देख लीजिए तो इस्तीफे लास्ट ऑप्शन। ठीक है, इस्तीफे लास्ट ऑप्शन है, लेकिन आपने कहा कि लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, लेकिन टाइम विंडो बहुत कम है। रमजान शुरू हो जाएगा आगे बुखारी साहब, तो टाइम फ्रेम जो है ना वो ऑपोजिशन के पास थोड़ा लिमिटेड होगा धरने और लॉन्ग मार्च के लिए। अब वहीं पर आपने सियासत का जब जिक्र किया कि ऑपोजिशन अपनी सियासत मोल्ड कर लेती है, पॉलिसीज और डिसीजंस मोल्ड कर लेती है, हुकूमत भी कुछ सियासत कर रही होती है और वो हमें डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में डिफरेंट जगहों पर नजर भी आता है। अब हुकूमत ने कल इलेक्शन कमीशन पर जो अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स जो हैं वो मुस्ताफी हो जाएं। जितने भी इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शंस में डस्का का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, और सेनेट में जो हुआ, सेनेट से पहले जो इस्लामाबाद में जो सेनेट की निशस्त पर हुआ यूसुफ गिलानी वर्सेस हफीज शेख, उसके ऊपर भी तो गवर्नमेंट जो है वो अब अपना जो पेंदरा है और अपनी डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन की तरफ ले गई है। देखिए सिमल, वो एक मिसाल है कि ऐसा तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। आप मुझे ये बताइए, कभी आपने सुना है इससे पहले कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है अपने एक रियासती अदारे से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हो? जी, ये कौन सी दुनिया में होता है, कहाँ होता है ये? एक फैसला इलेक्शन कमीशन का ये बर्दाश्त नहीं कर सके हैं, लेकिन असल वजह ये नहीं है। असल वजह इस्तीफा मांगने की ये है कि कहीं ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला न सुना दे। राइट, असल तकलीफ ये है, आप जरा थोड़ा सा इन बिटवीन द लाइन देखें तो सही, वो कर क्या रहे हैं भाई? क्या कर दिया ऐसा इलेक्शन कमीशन ने? एक जगह इलेक्शन के ऊपर डिस्प्यूट था, 23 हल्कों से आपने वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा लिए, अगले दिन वो एक दिन के बाद आए, रिजल्ट टेम्पर हो गया, टर्नआउट 30 to 35% था, उन 23 हल्कों में आपने 85 to 90% कर दिया। कौन सी क़यामत आ गई? कौन सा जुर्म कर दिया इलेक्शन कमीशन ने? तो अपने रियासती इदारे से बासियत फेडरल मिनिस्टर्स आप सारे इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे मांग रहे हैं, और खुदा के वास्ते कोई अकल को हाथ लेकिन बुखारी साहब ये भी, बल्कि ये तो ज्यादा इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी में बेहतरी नहीं आती है इससे, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल जमातें, अपोजिशन भी कहती रही है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर तनकीद कर रही है तो फिर क्रेडिबिलिटी जो है इलेक्शन कमीशन की खासी बेहतर होती जा रही है। एब्सोल्युटली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यही चीज तो हुकूमत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर नैब ने कोई एक फैसला किसी अहम हुकूमती बंदे के खिलाफ कर दिया तो नैब से भी मुतालबा होगा हुकूमत की तरफ से कि आप इस्तीफे दे दें। ये बर्दाश्त की बात है। ये अपने ऊपर जरा सा हर्फ आया है एक इलेक्शन के हवाले से, तो आपका ये रवैया है, जैसा मैंने कहा, ये तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता ऐसा। इनको या तो पता नहीं कि हुकूमत क्या होती है, या ये अब तक कंटेनर पर खड़े हैं। सही, बुखारी साहब आपने जिक्र किया कि बिटवीन द लाइंस भी देखना चाहिए, तो बिटवीन द लाइंस आपने एक पॉइंट तो रेस कर दिया फॉरेन फंडिंग केस का, दूसरा पॉइंट 249 कराची का हल्का भी है जहां अब इलेक्शन होना है, और बाय इलेक्शंस में अभी तक गवर्नमेंट को सुबकी का सामना ही करना पड़ा है। सिंध में भी, KPK में भी, पंजाब में भी, वजीराबाद वो हार गए सीट, डस्का का अब दोबारा होना है, लेकिन 249 कराची फैसल वाबदा वाली सीट, कहीं ऐसा तो नहीं है उस सीट के लिए भी ये मुतालबा किया जा रहा हो कि इलेक्शन कमीशन तब्दील हो जाए, तमाम अमला मुस्ताफी हो जाए, नया आना चाहिए? तमाम सियासी जमातों का नाम भी लिया गवर्नमेंट ने कल। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही सिमत में इशारा किया है। ये एंटिसिपेशन है हुकूमत की कि अब हमें मार पड़ने वाली है। वो ये कोई उनमें से वजीर मशीर ये कहने ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमसे हुकूमत हो नहीं सकी है, ना हमने गवर्नेंस की है, ना हमने गरीब आदमी का मसला हल किया है। लोगों की चीखें निकल रही हैं, उस तरफ कोई नहीं आएगा। आप मुझे ये बताइए कि पिछले कई महीनों से आपने किसी वजीर से ये सुना हो कि यहाँ हमें नाकामी हुई थी, अब नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं आवाम के मसाइल हल करने की। जिसको देखो पिछलों का रोना रो रहा है, एक छतरी तानी हुई है पिछलों की। और भाई खुदा के वास्ते पिछलों की तो जो उन्होंने भुगतना है वो भुगत रहे हैं, चाहे वो अदालतें हैं चाहे दीगर है। आप अपनी तो बताएं कि आपने 3 साल में कौन से तीर मारे हैं। राइट, बिल्कुल। आप किसी की जबान से कुछ नहीं सुनेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आपने जिक्र किया हुकूमत की कारकर्दगी का, और फिर जो तरीका 2.5 साल से अब ज़्यादा वक्त हो चुका है जिसमें हुकूमत की यही रविश है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो पिछली गवर्नमेंट की हैं, तो उनके मुताबिक ऐसा अब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। Cross Stitch presents Spring Summer 21, now available in stores and online.
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं जी लाहौर में जो गुज़श्ता कई रोज से एहतजाज चल रहा है सरकारी मुलाजमीन लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुजाहरा और धरना, उसमें पेशरफ्त ये हुई है कि कल रात उनकी राजा बिशारत सूबाई वज़ीर कानून है जी जिनसे उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने आज दोपहर 1 बजे तक की मोहलत मांगी थी कि आप हमें मोहलत दें और आपको आपके मुतालिबात के एवज वो जो भी उसके ऊपर पूरा एक मुज़ाकरात की पूरी एक डील हुई है उसका नोटिफिकेशन जारी कर। और इसके साथ साथ ये भी कल कहा गया कि सड़क के से उठ जाया जाए और जो ट्रैफिक ब्लॉक थी उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन सड़क के साइड पर जो फुटपाथ है उधर अभी ये मुलाजिम बैठे हुए हैं और आज 1 बजे दोबारा से मुज़ाकरात होने हैं और अगर इन मुज़ाकरात पे इनको जो इनकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक नोटिफिकेशन मिल जाता है तो फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी प्रेसिडेंट लेडी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन रुखसाना साहिबा, जिन्होंने ये तमाम सिचुएशन को देखा, इसमें वो इन्वॉल्व हैं और आइंदा जो मुज़ाकराती टीम है उसमें भी उनकी मुशावरत से ही मामला हल होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रुखसाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं आपके एहतजाज की जो अभी भी ऐसा लग रहा है कि जुज़वी तौर पर जारी है। सड़क से तो आप उठ गए हैं लेकिन एहतजाज जारी है। क्या सिचुएशन है? कल जो मुज़ाकरात हुए उससे आपको कुछ हौसला मिला, कुछ आप लोग जो हैं वो उसमें एतमाद में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ पूरी दुनिया के सामने रखें और अपने मसाइल भी रखें। कल जो हमारी राजा बशारत साहब के साथ मुज़ाकरात हुए उसमें उन्होंने कहा कि जितना पॉसिबल होगा वज़ीर आला साहब के साथ तमाम मामलात डिस्कस करके आपके मुतालबात पूरे किए जाएंगे और एक अच्छा जेस्चर अगर आप दें कि सड़कें खोल दें और अपना एहतजाज जारी रखें। तो एहतजाज जुज़वी तौर पर नहीं कुल्ली तौर पर जारी है, लेकिन अभी हमने सड़कें खोल दी हैं क्योंकि हमारा अपने लोगों के साथ अपने अवाम को तकलीफ़ देना मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हुक्मरान सुन नहीं रहे थे हमारी बात, हम सुनवाना चाह रहे थे, इसलिए मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा। बिल्कुल सही, मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा। आपके मुतालिबात क्या हैं रुखसाना साहिबा और गवर्नमेंट ने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया है? मुतालबात बिल्कुल सादा है, जो भी सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात हैं, यानी जैसा कि 28 साल हो गए हमें सर्विस करते हुए, कोई हमें प्रमोशन या अपग्रेडेशन नहीं मिली, ना टाइम स्किल प्रमोशन मिली है। हमारा पहला मुतालबा है कि हमें सब मुलाजमीन को लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स, एडिशनल चार्ज पर लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं, ड्राइवर हैं, अकाउंट सुपरवाइजर हैं, फील्ड प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, सबको अपग्रेड किया जाए। उसके बाद हमारा दूसरा बेसिक मुतालबा ये है कि पेंशन सारे सरकारी मुलाजमीन को दी जाए, क्योंकि हमारे जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो खाली हाथ घर जा रहे हैं, किसी को पेंशन नहीं मिल रही। तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो 25% तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत ने किया है, पंजाब गवर्नमेंट भी वो डिस्पैरिटी अलाउंस तमाम हमारे सूबाई मुलाजमीन को दे, नेशनल प्रोग्राम के हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो स्टाफ है उसको भी दे। चौथा मुतालबा ये है कि इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला गुज़िश्ता 1.5 साल से रवा रखा गया है यूनियन के अहदेदारों के खिलाफ, तो उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। ये कोई ऐसे पेचीदा मामला नहीं है जो गवर्नमेंट ना हल कर सके, हम सर्व कर रहे हैं। हम डेंगू में, पोलियो में। तो रुखसाना साहिबा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की जो खिदमात हैं उसका सभी एतराफ़ करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और आप वाकई पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। लेकिन ये जो मुतालबात आपने बताया कि अपग्रेडेशन, पेंशन, पे रेज, अब ये तमाम जो मुतालबात हैं इसका ताल्लुक है इकॉनमी से, और फिर क्या आपको यकीन दहानी करवाई गई है कि ये कर दिए जाएंगे मामला हल? इसीलिए 1 दिन का टाइम लिया गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूरी मालूमात लेकर के बजट का कितना डिफरेंस आएगा, तो उसका तखमीना लगाकर आज 1 बजे मीटिंग रखी गई है। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितनी हमारी खिदमात हैं और गुज़िश्ता 25 साल से बगैर रुके और बगैर थके हम सर्विसेज दे रहे हैं, हमें तो खुसूसी बल्कि अलाउंसेस दिए जाने चाहिए। लेकिन हम अपनी शौक़ से, अपनी मर्ज़ी से, हमें ये हम समझते हैं हमारे लिए एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। लेकिन महंगाई जिस तनासब से बढ़ रही है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है अपने बच्चों का पेट पालना 20,000 18,000 तनख्वाह में। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसा रवैया बाकी सरकारी मुलाजमीन के साथ हुक्मरानों ने रखा हुआ है, रियासत ने रखा हुआ है, वही अलाउंसेस और वही तनख्वाह में इजाफा हमारे लिए भी किया जाए। बिल्कुल रुखसाना जी, ये आपका कोई नया मुतालिबा तो है नहीं, काफ़ी अरसे से ये एहतजाज का सिलसिला चल रहा है। आप लोग ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हिस्सा भी बने, उसमें भी आपका ये मुतालिबा था। इस्लामाबाद तक भी आपके पूरा जो ओवरऑल पाकिस्तान से हेल्थ वर्कर्स हैं और लेडी हेल्थ वर्कर्स स्पेशली वो वहाँ गई, उन्होंने भी धरना दिया। नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात तो करती है लेकिन फिर बाकायदा नोटिफिकेशन या उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाता। तो इस दफ़ा आप लोग कैसे मेक श्योर करेंगे कि अगर आपसे एहतजाज खत्म करने की रिक्वेस्ट की जाए और आपके मुतालिबात मान ली जाए तो उस पर अमल दरामद भी हो?
देखिए, इस्लामाबाद में भी जो सारी सूरत हाल दरपेश हुई है उसमें आपके सामने है कि बदतरीन लाठी चार्ज बर्दाश्त किया हमने। वो एक्सपायर्ड शेल थे जो हमारे ऊपर फेंके गए और हमने वो बर्दाश्त किए। तो अभी भी हम इंशाअल्लाह ताला ये सारे का सारा जो मामलात हैं, अमल दरामद है या नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन भी लेंगे और अमल दरामद भी करवाएंगे। क्योंकि अगर बदतरीन शेलिंग बर्दाश्त करके हम अमल दरामद ले सकते हैं विफाक के लिए, तो वही डायरेक्शन सूबों में भी आ गई है। हम हर तरह की सूरत हाल फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब नोटिफिकेशन भी लेंगे, अमल दरामद भी। रुखसाना साहब, आपने कहा कि नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपको उम्मीद है, और अमल दरामद भी किया जाएगा, ये भी उम्मीद है। और अगर ये उम्मीद नहीं पूरी होती और अगर कुछ मसाइल होते हैं तो क्या आइंदा का प्लान है? क्या यहीं पर बैठे रहना है, दोबारा से सड़क पर आएंगे, या फिर नेक्स्ट प्लान को बनाया? नहीं, यही है कि अब उम्र इतनी ज़्यादा हमारी गुजर चुकी है। हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स 50 साल की, 55 साल की हैं और हर साल तकरीबन हमें धरना देना पड़ता है। इस मरतबा ठान कर आए हैं कि नोटिफिकेशन लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, किसी ज़बानी यकीन दहानी पर यकीन नहीं करेंगे और अमल दरामद को भी यकीनी बनाएंगे। अगर हमारे साथ आज कोई इस तरह का लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाती है तो फुटपाथ से सड़क दूर नहीं है। हमारे बाकी काफ़िले भी मैंने बुलवा लिए पंजाब भर से, वो रास्ते में हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी थोड़ी देर तक मज़ीद लोग भी हमें बहुत बड़ी तादाद में ज्वाइन करेंगे। हम फिर सड़क बंद कर देंगे। और सड़क बंद करना, एक मरतबा फिर मैं दोहराऊंगी कि हमारा मकसद अपनी आवाम को तंग करना नहीं है। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों को ऊँचा सुनाई देता है। जब सड़क बंद की जाए या कोई मसला इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर का अगर नजर आए तो तब, क्योंकि तब भी आवाम के लिए नहीं, ठीक उम्रा ने गुजरना होता है उनकी बड़ी। रुखसाना जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। आज 1 बजे तक की मोहलत ली गई है, गवर्नमेंट अपने बजटिंग और फाइनेंसिंग को देख सके और फिर ये डिसाइड कर सके कि लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात माने जा सकते हैं या नहीं। 4 मुतालबात हैं जी उनके, जिसके लिए ये फाइट की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी एहतजाज हमारा फुल फ्लेज जारी है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, लेकिन हमने सिर्फ ये किया है कि ट्रैफिक ब्लॉक नहीं की जब तक गवर्नमेंट हमें रिस्पॉन्स नहीं देती। बिल्कुल, तो इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला हल हो जाए। लेकिन एक और मामला जिस पर कल खूब मीडिया पर चर्चा भी हुआ, सोशल मीडिया पर बात हुई, वो थी ये कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी उमूर डॉक्टर शहबाज गिल जब लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे तो ये एक्सपेक्टेड भी था कि ऐसा हो सकता है, कि उन्होंने जाने से पहले ट्वीट भी किया था। फिर वही हुआ कि जैसे ही वो अदालत में मौजूद थे तो वहाँ पर उन पर अंडे मारे गए और इसके साथ साथ उन पर स्याही भी फेंकी गई। बिल्कुल, स्याही फेंकी गई, अंडे मारे गए और इसके साथ साथ वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ, नारे लगते रहे गवर्नमेंट के खिलाफ भी। और मुस्लिम लीग नून के कारकुन, उन्होंने ये कहा, शहबाज गिल खुद कह रहे हैं कि वो वहाँ मौजूद थे और एक शख्स ने उन पर 2 अंडे फेंके और फिर अंडे मारने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसे बाद में पुलिस ने अपनी हिरासत में भी ले लिया। और इस दौरान एक खातून ने भी एहतजाज किया और वो गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाती रही वहाँ पर। और इसके साथ साथ फिर शहबाज गिल ने इस तमाम इंसिडेंट के बाद वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी की और अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा। और इस हवाले से जो है उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी चीज़ों से डरने वाली नहीं है। हम मुकदमा ज़रूर दर्ज कराएंगे, कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे, लेकिन ऐसे ऊंचे हथकंडे जो अपोजिशन अपना रही है उससे हम पीछे हटने वाले नहीं। बिल्कुल, तो इस पर हम बात करेंगे कि ये जो रवैया है पॉलिटिक्स में, जो कि हमने काफ़ी अरसे से देखा कि हो भी रहा है और रिपीटेडली ये अब रिपीट हो भी रहा है, तो ये किस तरफ जा रही सिचुएशन। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, हम ठीक हैं। सलमान साहब, ये जो कल हमने देखे मनाजिर हाई कोर्ट के अंदर, एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि शहबाज गिल साहब ने जाने से पहले ही ट्वीट किया था कि शायद ऐसे हो सकता है। ये जो रवैया है पॉलिटिक्स में, एक दूसरे पर हमले करना इस तरह से, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो कल्चर ऑफ वायलेंस है, वो चाहे किसी भी जमात की तरफ से हो, हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो या किसी भी फरीक की तरफ से हो, वो वाकई काबिल मजम्मत है। और बड़ी बदकिस्मती से, जिसे आपने देखा कि 90 की दिहाई में हमने देखा था जब पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स होती थी तो हमें ये कल्चर देखने को मिलता था। लेकिन अब ये जो एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान के लोगों के दरमियान मामला नजर आता है, ये बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है। और इसकी एक बड़ी वजह जो है ना, मैं ये समझता हूँ कारकुनों से ज्यादा सियासी क़यादत का अपना तर्ज अमल है। जो लबो लहजा हमारी सियासी क़यादत जब अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करती है तो उसका एक रद्द अमल जो है फिर वो सियासी कारकुनों के अंदर भी फैलता है। और हमने देखा है कि जो लोग इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ सियासी क़यादत जो है कोई जैसे कहते हैं ना कार्रवाई नहीं करती, ना उनको अकाउंटेबल करती है, बल्कि वो तो खुश होती है कि जी ना इनके हमारे मुखालफिन को, हमारे कारकुनान जो है वो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक रवैया नहीं है। इससे पहले एहसन इकबाल के ऊपर हुआ, मरियम नवाज पे हुआ, मुसद्दक मलिक पे हुआ, अब शहबाज गिल पे हुआ।
इसको पाकिस्तान की सियासी क़यादत को ही चाहिए कि वो इसको इनिशिएट करे और खुद अपने रवैयों में इस तरह का रवैया न पैदा करे जो एक वायलेंस को क्रिएट करने का सबब बने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सलमान आबिद साहब, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। अवामी नुमाइंदे होते हैं ये तमाम लोग, सियासी कारकुन जो हैं उनको भी अपनी क़यादत के ऊपर ही वो देखते हैं, और क़यादत अगर इस तरह की चीजों को कंडेम करेगी तो वो एक सियासी परवरिश होगी उन कारकुनों की। बट जैसा आपने जिक्र किया, अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में जो इंसिडेंट पेश आया, मुसद्दिक मलिक साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी थे, मरियम औरंगजेब के साथ बदतमीजी की गई वहां पर, उस पूरी इंसिडेंट के बाद पीटीआई की तरफ से कोई मजम्मत नहीं आई, और अभी कल वाले इंसिडेंट पर नून लीग की तरफ से कोई मजम्मत नहीं आई। जी वही रवैया है कि एक बात मैंने शिबली फराज का या असद कैसर वगैरह का मजम्मती बयान पढ़ा था, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर को खुद इनिशिएट करके उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। क़यादत और लीडर की बात हो रही, बिल्कुल कहना चाहिए था। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर को खुद कहना चाहिए था कि वो इसकी मजम्मत करते हैं और पीटीआई के लोगों को इंतबाह करते हैं कि वो इस तरह की कार्रवाइयों में शामिल ना हो। और असद कैसर ने भी कहा था कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भी कमेटी बनाई गई है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब तक बड़ी क़यादत जो है, यानी इसी तरह के शहबाज गिल के वाक़े पे खुद खाकान अब्बासी साहब को, जो साबिक वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ है, इन लोगों को लीड करना चाहिए। सलमान आबिद साहब, आप कह रहे हैं कि उनको लीड करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। यहाँ पर तो जब लास्ट टाइम भी ऐसा मामला हुआ है, हुकूमत की तरफ से तो कंडेम नहीं किया गया और ना क्रिटिसाइज किया गया, ना अपने कारकुनान को कहा गया कि ऐसा ना करें। वहीं पर मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि अगर एक जूता फेंका गया हमारे कारकुनान 10 जूते मारेंगे। तो बेसिकली तो ये इनिशिएट किया गया ना कि हम वायलेंस का जवाब वायलेंस के साथ देना चाहते हैं, और यही एक रवैया है जो पाकिस्तानी सियासत में महाजराई, तलखी और जाती दुश्मनियों को पैदा करता है। देखिए, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो, उनके सियासी इख्तलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ जाती दुश्मनियों पर तो मबनी नहीं हो सकता ना। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जाती दुश्मनी पर जो है ना कल्चर नहीं फैलना चाहिए, और इस पे अभी भी सियासी जमातों की क़यादत को अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, और इस तरह की चीजों की वो हौसला अफजाई करने की बजाय उसकी हौसला शिकनी करें, तभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कल्चर ऑफ वायलेंस खत्म होगा, अदरवाइज ये हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सलमान आबिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये पॉलिटिकल एजुकेशन है, आदत को अपने कारकुनों को देनी होगी। वो शऊर जिसका नारा लगाया जाता था हर पार्टी की तरफ से कि हम अपने कारकुनों को बाशऊर कर रहे हैं, ये मैच्योरिटी नहीं है। किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, आप वायलेंस नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में ऑलरेडी इखलाकियात के ऊपर बहुत क्वेश्चन लग गए हैं, एथिक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन लग गए हैं, जातियात के ऊपर बहुत बात होती है। फिजिकल वायलेंस जो है इट शुडंट बी पार्ट ऑफ दिस। और इसके अलावा ना एक तो क्रिटिसाइज करना चाहिए और शेयर भी नहीं करना चाहिए, ना ही इसको प्रमोट करना चाहिए ये कहकर कि इसको अगर ऐसा किया गया तो फिर हमारे कारकुन क्या करेंगे। एनीवेज, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको सभी कहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन जिस भी फील्ड में हो, जिस भी पैशन या प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हो, अपना लोहा ज़रूर मनवाती हैं। बेशक बेशक। और ऐसी खातून को आज हम याद करेंगे। उर्दू अदब की मुमताज़ अफसाना निगार शमा खालिद तवील अलालत के बाद दुनिया से रुखसत हो गई हैं। उनके अफसानों में ज़िंदगी की शमा हर रंग में जलती थी। उन पर एक पैकेज छोटी सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, वो आपको दिखाते हैं। अफसानवी अदब की शमा बुझ गई। मैदान अफसाना निगारी में अपने कलम की शमा जलाकर रोशनी बिखेरने वाली शमा खालिद रावलपिंडी में इंतकाल कर गयी। शमा खालिद ने अफसाना निगारी के मैदान में कई दिहाइयों तक राज किया। उनके अफसाने दिलों को छू जाने वाले थे। शमा खालिद ने अपना पहला अफसाना 7वीं जमात में लिखा था। उन्होंने शमा परवीन के नाम से लिखने का आगाज किया और फिर शमा खालिद के नाम से अपनी पहचान बनाई। कुतुब से मोहब्बत करने वाली शमा खालिद का आखिरी वक्त तक न सिर्फ कुतुब और कलम से रिश्ता मजबूत रहा, बल्कि इंतकाल से कबल तवील अरसा बागबानी में भी गुजरा। अपने बागीचे में सैकड़ों गुलदान जमा करके उनके रंगों में कहानी ढूंढा करती थी। अम्मी के बहुत सारे शौक में एक गार्डनिंग का उनको पैशन था, पैशन की हद तक उनको शौक था। असल में जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो पौधों से ही जुड़ गई, नेचर से। और जब मैं उनसे पूछती थी कि अम्मी आप इतना गमलों को सजाती क्यों हैं, किसी में कुछ लगाती हैं, किसी में कुछ लगाती हैं, फेरीज हैं और ये वो, तो वो कहती थी मेरे हर गमले में एक कहानी है। शमा खालिद अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मैंने लिखना और इश्क इकट्ठे शुरू किया। जिस रिसाले में शमा ने लिखना शुरू किया उसी रिसाले में उनके शौहर खालिद नसीर भी लिखा करते थे। इस हवाले से भी शमा खालिद कहती हैं कि वो मेरे बारे में जो लिखते तामीर में भेजते और मैं जो उनके बारे में लिखती तामीर में भेजती।
करती थी। इत्तफाक से दोनों एक ही मोहल्ले के रिहायशी थे। तामीर रिसाले का दफ्तर भी उनके मोहल्ले में ही था। शमा परवीन को उर्दू अदब की मशहूर अफसाना निगार शमा खालिद बनाने में न सिर्फ उनके शौहर का कलीदी किरदार था, बल्कि उनके बेटे भी वालिदा की अफसाना निगारी में काफी नुकात पर दिलचस्पी लेते थे। मैं घर में उनका नक्काद था। कोई भी अफसाना जब उन्होंने बच्चों के लिए, जब मैं छोटा बच्चा था तो रेडियो के लिए स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे उन्होंने अपने लिटरेरी सफ़र का आगाज़ किया, तो उसमें कोई भी कहानी लिख के वो मुझसे उसको डिस्कस करती थी कि बतौर एक कारी कि मेरे क्या तासुरात हैं। तो सबसे पहली बचपन की यही याद है मुझे। और फिर ये रिश्ता जो था ये डेवलप होता रहा। वो ख़ुद कहती थी कि कई अफसानों के आइडियाज़, एक क्रिएटिव इंसान अपने माहौल से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहानियाँ चुनता है। ख्यालात को खूबसूरत लफ्जों की लड़ी में पिरोने वाली शमा खालिद को अदब के साथ उमूर खानादारी में भी काफी महारत थी। सलीका मंदी घरदारी में भी अफसानों की तरह अपनी मिसाल आप थी। शमा खालिद एक मिलनसार और नरम गुफ्तार शख्सियत थी, जो कभी अफसानों में खूबसूरत ख्यालात से तो कभी सहर अंगेज तहरीरों से सबका दिल मोह लेती थी। जिंदगी के मुश्किल मामलात को भी खूबसूरती से सुलझाया करती थी। उन्हें घरदारी का बहुत शौक था और मुझे वो गाइडलाइन देती होती थी कि किस तरह खाना पकाना है, और मैं उनसे रेसिपी लेकर जब बनाती थी तो कहती थी तुम्हारे हाथ में तो बिल्कुल मेरा हाथ का जायका आ गया। अगर आप पूछे कि वो एक कैसी सास थी, तो मेरे ख्याल में तो एक बड़ी आइडियल सास इस हवाले से थी कि उन्होंने मुझे उस माशरती तरीक़ाकार के तहत डील नहीं किया जिसका खौफ लेके एक लड़की दूसरे घर में आती है। तो हम दोनों के दरमियान तो एक बहुत अच्छा और आइडियल रिलेशनशिप रहा, और बहुत मतलब मैं इस चीज़ से हमेशा उनके मुतासिर हुई कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। वो हर इंसान को उसके हवाले से डील करती थी। सिचुएशंस को और कॉन्टीजेंसीज को मैंने उनको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करते देखा। वो कभी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ती थी और किसी काम से वो घबराती नहीं थी, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो जाए, चाहे जैसे भी मामलात हो जाए, वो चीज़ों को कभी भी उसको नर्व्स पे उनका नहीं आता था। वो कहती थी कि जब अल्लाह आपके साथ है तो अल्लाह आपको खुद मदद करेगा और आप में खुद इतनी करेज आ जाएगी कि आप चीज़ों को परफेक्ट तरीके से हैंडल कर सकें। शमा खालिद हर चीज में मुनफरिद रंग तलाश करती थी। रोजनामा जंग में भी कई कॉलम लिखे, अफसानवी अदब से हालात हाजरा पर लिखा, उसके बाद ड्रामा निगारी में भी अपने जोहर दिखाए। 1981 में शमा खालिद का ड्रामा काले हाथ को आरिफ राना ने प्रोड्यूस किया। उसके बाद शमा खालिद ने कई ड्रामे लिखे। शमा खालिद कहती हैं कि लोग किताबें पढ़कर लिखते हैं, मैं लोगों को पढ़कर लिखती हूँ, लोग भी किताब होते हैं। 1986 में शमा खालिद ने रेडियो पाकिस्तान में बतौर ब्रॉडकास्टर अपनी जिम्मेदारियों का आगाज किया। 1986 में पहला अफसानवी मजमुआ पथरीले चेहरे शाया हुआ। उसके बाद ज्ञान का लम्हा 1990, बेचेहरा शनासाई 1995, गुमशुदा लम्हों की तलाश 2003, बंद होंठों पर धरी कहानियाँ 2007 में शाया हो चुकी हैं, जबकि उनकी आखिरी किताब दास्तान होने के बाद है, जिसके बाद शमा खालिद खुद दास्तान हो गयी। शमा खालिद की उर्दू अदब पर खिदमात, अफसाना निगारी और शख्सियात पर अब तक एमफिल और पीएचडी के 8 थीसिस हो चुके हैं। शमा खालिद के अफसाने पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे ये किरदार इर्द गिर्द ही मौजूद हैं। शमा खालिद के दुनिया से जाने के बाद मारूफ इल्मी अदबी शख्सियात ने अपने अपने अंदाज में उनको खिराजे तहसीन पेश किया। उर्दू दुनिया के मुमताज अफसाना निगार और अदीब अहमद नदीम कासमी ने तकरीबन 40 बरस कबल शमा खालिद के पहले अफसानवी मजमूए पथरीले चेहरे की अशात के मौका पर लिखा था कि शमा खालिद के अफसाने हकीकत पर मबनी होते हैं। जंग ग्रुप का मैगजीन अखबार जहां में शमा खालिद का अफसाना सजा के हवाले से शमा खालिद बताती थी कि वो उस वक्त लिखा था जब उनकी अपने शौहर से लड़ाई हुई थी। शमा खालिद बेहद हसास तबीयत की मालिक थी। मुआशरे में छुपी कहानियों को अपने अफसानों में बयान करती थी। कहीं तहरीर का जादू चलाया तो कहीं खूबसूरत लहजे से दिल मोह लिया। मारूफ अफसाना निगार, ब्रॉडकास्टर, कॉलम निगार, मुसन्निफा शमा खालिद तो ना रही, लेकिन उनकी तहरीरों के जरिए इल्म अदब की शमा हमेशा जगमगाती रहेगी।
अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो हम में नहीं रही, लेकिन उनका काम और उनका नाम जो है वो हमेशा याद किया जाए और हमेशा जिंदा भी रहेगा। अल्लाह ताला हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला जगह दे, आमीन। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक और अहम मामला जिस पर हम डिस्कस करेंगे, कराची में गुजर नाले के तरफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी दूसरे महीने में दाखिल हो चुका है, वो जारी है। कराची में शफीक मोड़ के करीब गुजर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के पहले मरहले में शफीक मोड़ से लेकर लंडी कोतल चौरंगी तक तजावुजात को हटाया जा रहा है। बिल्कुल, और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेंजर्स और पुलिस भी वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि लोगों की तरफ से मुज़ाहमत भी सामने आती है। शहर के 13 किलोमीटर तवील और 200 फीट चौड़े गुजर नाले को तजावुजात की बहुतात ने इस सेक्टर कर सुकड़ कर कई फुट तक अब महदूद कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कराची बशीर सदीकी साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच बशीर साहब वक्त देने के लिए। कितना काम रह गया है? अब दूसरा महीना शुरू हो गया तजावुजात के खात्मे के लिए जो गुजर नाले के अतराफ ऑपरेशन चल रहा है। सर देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आपने देखा होगा, क्या नाम कहते हैं कि कराची में पिछले साल जो कराची जो है वो बारिशें जब इतनी ज्यादा हुई, इसकी वजह से कराची डूब चुका था और सैकड़ों लोगों को मुतासरीन हुए, हजारों लोगों का नुकसान हुआ और कई करोड़ों रुपए का गरीब लोगों का नुकसान हुआ। और ज्यादातर नुकसान यही जो नालों के ऊपर आबाद लोग थे उनके मुकम्मल घर तबाह हो गए, उनके जो भी तबाह हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए और कराची के नालों को मॉडल नाला बनाने के उस पे जो तमाम इदारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं। आज आपने जिस तरह जिक्र किया, हमने महमूदाबाद नाला को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया और वहां पर तरक्याती काम, अब नाला जो है मॉडल नाला तैयार हो रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरह गुजर नाले पे हमने 5 किलोमीटर का रकबा जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया, जिसपे तरक्याती काम शुरू हो गया है। बाकी अभी शफीक मोड़ से लेकर लंडी कोट। राइट बशीर साहब, ये आपका ऑपरेशन जारी है, बड़ी अच्छी बात है। ऑपरेशन को इसको मुकम्मल भी किया जाना चाहिए, जो कि हमारा टारगेट भी है। ये बताइएगा कि ताखीर का शिकार रहने वाला ऑपरेशन है ये, जो कि दोबारा स्टार्ट हुआ है क्योंकि मुआवजा नहीं मिला था मुतासरीन को, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, पहले तो मैं ये इस बात की तरतीब कर दूं कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि जिसका 30% के करीब कोई भी चीज मकान जाएगा, उसको जो है 2 साल का रेंट 15,000 महीने के हिसाब से मिलेगा। उसकी चेक की डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। आज 450 जो है चेक तकसीम किए जा रहे हैं यहीं पर तैमूरी लाइब्रेरी के अंदर, और इससे पहले जो है तकरीबन 1200-1500 के करीब चेक तकसीम हो चुके हैं। चेक भी तकसीम साथ साथ किए जा रहे हैं और कार्रवाई भी, जहां जहां चेक तकसीम हो रहे हैं वहां कार्रवाई भी शुरू है। बिल्कुल ठीक। और डायरेक्टर साहब, ये भी तो होता है ना कि मुजाहमत का सामना तो करना पड़ता भी है, जिसकी वजह से आपने पुलिस और रेंजर्स को भी साथ रखा हुआ है। अब टाइम फ्रेम जरा बता दीजिएगा, कितना टाइम लगेगा गुजर नाला भी क्लियर होने में मुकम्मल तौर पर और उसकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होने में? क्योंकि अभी मार्च है और फिर से अगर बरसात का मौसम आ गया और ये खत्म ना हो सका आपका काम, तो कराची को कहीं गुज़श्ता साल की तरह दोबारा से वो बरसात में डूबने का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? बहुत आपका बेहतरीन सवाल है और आपकी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कराची के आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। नाला तो मुकम्मल तौर पे जो मॉडल नाला है उसको बनने में तकरीबन 6 महीने साल लगेंगे, क्योंकि नाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो रहा है। एक खूबसूरत यहाँ पे इसमें से सीवरेज सिस्टम है वो खत्म किया जा रहा है, इसको बरसाती नाला बनाया जा रहा है। तो इस पे तो टाइम लगेगा, लेकिन इसकी जो दोनों तरफ हमने जो 30-30 फीट की रोड बना ली है, बनाने से मीन्स बना ली है उसकी। अब अगर अल्लाह ना करे, पहले हमें यहाँ पर सफाई के लिए मशीन हमारी इन नहीं हो सकती थी, जी बिल्कुल पहुंच नहीं पाती। उम्मीद है इंशाल्लाह तरीके अब जो है हमारी मशीनरी जो है वो हर जगह मूव हो रही है। 30-30 फीट मतलब ट्रक भी घुस सकते हैं, क्रेनें भी जा सकती हैं दोनों तरफ में। तो अब जो सफाई के लिए बड़ा जबरदस्त इंतजाम हो चुका है, इंशाल्लाह सफाई करेंगे। अब कराची डूबेगा नहीं, बल्कि अब कराची खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। हमारी भी दुआ है, हमारी ये ख्वाहिश भी है कि हम ऐसा देखें भी जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। बशीर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू की इस वक्त की एंटी इंक्रोचमेंट जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है और कहाँ तक ये ऑपरेशन पहुंचा है, इनके मुताबिक अभी काम काफी हद तक हो चुका है और जो रह गया है उसको भी स्पीडीली कर लिया जाएगा। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में ये जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, नौजवानों में हो, ख़वातीन हो या कोई भी सेक्टर में हमने देखा है कि हमेशा से टैलेंट बाहर आता है और हम उसको प्रमोट भी करते हैं। और ऐसे एक नौजवान है मैट्रिक के होनहार, मुल्तान से उनका ताल्लुक है, जिन्होंने कमाल कर दिया है। जिन्होंने कमाल कर दिया है। नौजवान आप ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं उनकी क्या एज है, छोटे से बच्चे हैं जी, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। और रिसर्च पेपर जो उन्होंने बनाया कि पानी को रिसाइकिल कैसे करना है, फिल्टर करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल कैसे लाना है, और इस पर जब उन्होंने ये रिसर्च पेपर लिखा तो स्विट्जरलैंड के एक रिसर्च जर्नल ने उसको पब्लिश भी किया। एक बड़ी अचीवमेंट है और वो यंगेस्ट रिसर्चर भी बन गए हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद बिन निसार, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंटरनेशनली आपका रिसर्च पेपर ना सिर्फ एक्सेप्ट हुआ बल्कि पब्लिश भी हुआ। कैसा लगा आपको? मैं तो बहुत खुश था, यानी जैसे उस वक्त तो मैं अपनी खुशी अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था, यानी कि मेरी जो मेहनत थी वो रंग लाई है, ये नहीं कि वो ज़ाया हो गई कि एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो मैं तो उस वक्त इनक्रेडिबली हैप्पी था। ज़बरदस्त, बाकी हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि अब आपने बड़ी अचीवमेंट की है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो बताइएगा, मतलब आपने ये कैसे सोचा, ये मतलब कैसे सोचा कि आप रिसर्च पेपर बनाएंगे, इसकी तैयारी की थी, ये आइडिया कैसे आया था? पहले तो मैं यानी जैसे टेक्नोलॉजी की ऐसी वीडियोस देखता रहता था यूट्यूब पे, तो जैसे पहले कार्स की, एयरप्लेन्स की, और फिर उसके बाद यानी जैसे टरबाइंस की तरफ आया तो टरबाइंस में मुझे यानी व्हीलपूल टरबाइन मिली कि वो लो वाटर हेड के साथ अपनी यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। तो फिर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला बारी, तो फिर मेरे पेरेंट ने मुझे वहाँ एनरोल करवाया, तो उसने मुझे सुपरवाइजर्स दिए, तो मैंने अपने सुपरवाइजर्स के साथ कुछ टॉपिक्स में से वही टॉपिक चूज़ किया यानी जो व्हीलपूल टरबाइन का था। तो उसके अंदर हमने ये डिसाइड किया था कि जो व्हीलपूल टरबाइन है हम उसको किसी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट या रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट या डिस्टिलेशन प्लांट के साथ लगाएंगे ताकि वो एनर्जी भी इको फ्रेंडली वे में प्रोड्यूस करे, क्योंकि वो इको फ्रेंडली है, हत्ता कि वो फिश को भी हार्म नहीं करती अगर वो उसके अंदर से भी गुजर जाए, उसके यानी ब्लेड्स के अंदर से भी गुजर जाए तो उसको हार्म नहीं करेगी। तो वो इको फ्रेंडली वे में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो एनर्जी की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा जो ये है कि वो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा होगा वो वाटर भी साफ कर देगा। अच्छा। तो यानी दो प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। अच्छा, ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और आपने इतनी सी एज में ये टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया? और फिर इसके ऊपर बहुत से लोग चूंकि प्रोजेक्ट वाइज काम करते हैं, और हमने अक्सर अब्जर्व यंग स्टूडेंट्स को देखा है जो एक्चुअली प्रोजेक्ट करते हैं, रिसर्च पेपर की तरफ बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं। ये आपको आइडिया कैसे आया कि मैंने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं करना, रिसर्च पेपर लिखना है और इस टॉपिक के ऊपर? क्योंकि ये देखें ना कि पहले भी जैसे शहीर न्याजी हैं वो रिसर्च की तरफ जा चुके हैं, तो आपके पास एक रोल मॉडल होता है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, प्रोजेक्ट की जगह हम रिसर्च की तरफ जाते हैं कि कुछ नई चीज़ होनी चाहिए, कुछ इनोवेशन होनी चाहिए, तो इसलिए मैं रिसर्च की तरफ गया था। अच्छा, ज़बरदस्त। मोहम्मद बिन निसार, बड़ा ज़बरदस्त आपका नाम है और काम भी आपने बड़ा ज़बरदस्त किया है। ये बताइएगा सीखा किससे है? क्योंकि हर चीज़ जो होती है उसके लिए आपको मेंटर होता है, कोई आपको सिखाने वाला होता है, कोई सपोर्ट करने वाला होता है, ये भी बताएं। जो रिसर्च पैटर्न था, जो रिसर्च की चीज़ें थी, और हत्ता के यानी जो टॉपिक भी था, जैसे आप पीएचडी के अंदर भी 50% टॉपिक सुपरवाइजर्स ही आपको अलॉट करते हैं, और एमएससी के अंदर भी 70% और बीएससी के अंदर तो तकरीबन 80 to 90%। तो मुझे भी जो रिसर्च करने का तरीका बताया था और मेरे जो टॉपिक्स सजेस्ट किए थे वो सुपरवाइजर्स ने किए थे। तो सपोर्ट भी उन्होंने की, फिर आपको साथ साथ सिखाते रहे लेके। अच्छा, किसी भी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जब दुनिया भर में अबूज़र डिसाइड की जाती है तो उसमें एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो रिसर्च की है, कि रिसर्च उस इंस्टीट्यूट की कितनी है, कैसी है, स्टूडेंट्स कितना रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं। सो अब आगे आपने निसार क्या करना है? इस रिसर्च को ही कंटिन्यू रखना है, इसी थ्योरी को लेकर आगे चलना है, या कुछ डिवर्सिफाई भी करनी है अपनी? नहीं, मैं तो यानी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप लेना चाहता हूँ किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, जैसे MIT है, उसके अंदर मैं स्कॉलरशिप लेना चाहता हूँ, तो PhD करूँगा। उसके अलावा ये है कि अगर किसी और फील्ड के अंदर गया तो उसके अंदर भी ये है कि रिसर्च तो कंटिन्यू करूँगा, सिर्फ किताबी बंदा थोड़ी बनना है। वो तो अब आपने स्टार्ट किया तो इसको लेकर तो जाएंगे ना। एक टाइम में अबूज़र वो टेस्ट जायका लग जाए ना तो फिर आप उसी जगह पर चले जाते हैं। करना भी चाहिए जी, करना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि क्योंकि आपके पढ़ाई भी चल रही है, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे, साथ ये भी काम मैनेज कर रहे हैं, तो स्कूल की तरफ से सपोर्ट मिल गई आपको कि आप काम कर रहे हैं, कुछ वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, वो तो ये था कि मैंने बस जो मोबाइल यूज़ करता था 3 घंटे तो वो ख़त्म कर दिया, तो उसकी जगह पढ़ाई कर दी, तो स्कूल का तो इफेक्ट आया ही नहीं। ज़बरदस्त। तो बस ये है कि जो फालतू टाइम था वो यूटिलाइज हो गया, उल्टा और अच्छा हो गया। फील्ड कौन सी आपकी, आपने मतलब आगे कौन सी ज्वाइन करनी है? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर, यस, ठीक है, सही है, और इंजीनियरिंग साइड पर आप जाना चाहते हैं। सो मोहम्मद बिन निसार, मुझे अब ये बताएं कि अब आगे एक माइलस्टोन तो अचीव कर लिया, एक तो आपकी अचीवमेंट आ गई, अब आगे कौन
फिर दोबारा से किसी और टॉपिक के ऊपर करने का प्लान कर रहे हो या थोड़ा सा वेट करोगे, या इज देयर एनी अदर प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो? प्लान तो कर लिया, लेकिन उसके ऊपर काम अभी, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसके ऊपर काम तो मैट्रिक के एग्जाम्स के बाद ही करूंगा। ठीक है, लेकिन करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपने चूंकि ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, पानी को रिसाइकिल करना और उसको रीयूज करना, जो कि आलूदा पानी का मसला वैसे पाकिस्तान में वैसे ही बड़ा बहुत काम हो रहा है। पाकिस्तान में गवर्नर साहब इस पर काम कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं पंजाब के गवर्नर जो हैं। तो आप बताएं कि गवर्नमेंट से कोई आपकी इस बारे बात हुई या कोई आपने मैसेज देना चाहें उनको, और इसके अलावा आप ये बताएं कि ये जो आप काम कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए अभी तक गवर्नमेंट से तो बात नहीं हुई, लेकिन उसके अलावा मैसेज ये है कि इस तरीके को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि दो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया के, एक है जो पावर जनरेशन का और एक है वाटर शॉर्टेज का। तो इससे ये है कि आप पावर भी यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप यानी जैसे नेशनल ग्रिड से पावर नहीं ले रहे, आप खुद पावर प्रोड्यूस कर रहे हो, आप उसी से वाटर क्लीन कर रहे हो। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो दुनिया में मोर देन 1 बिलियन पीपल हैं जिनको क्लीन वाटर नहीं मिल रहा, उनको क्लीन वाटर मिलेगा। उसके अलावा जो 50 लाख 5 मिलियन मोर्टेलिटीज़ होती हैं, जो डिजीज़ होती हैं क्लीन वाटर ना मिलने की वजह से, वो कम हो सकेंगी। हेपेटाइटिस होती है, ट्रैकोमा होता है जो सेकंड कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोलेरा होता है, डायरिया होता है, और 5 यानी मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 डाई बिकॉज ऑफ डायरिया एवरी ईयर। तो फिर आप मतलब कैसे सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट इसको, कैसे आपके जो रिसर्च पेपर को कैसे फायदा कर रहे हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्लांट्स तो लग रहे हैं ऑलरेडी, उससे डिफरेंट क्या है? ये है कि आप किसी भी यानी जैसे नहर है या कोई भी इरिगेशनल कैनाल है, तो आप उसके साथ अगर आप ये टर्बुलेंट या व्हिर्लपूल टर्बाइन इंस्टॉल करते हैं तो आप उसी के साथ आप लगा सकते हैं आप एक वाटर ट्रीटमेंट या रिवर्स ऑस्मोसिस या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, ताकि वो उसी से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से उसी पानी को साफ कर सके, तो उस इलाके के जितने भी पानी के प्रॉब्लम्स है वो हल हो सकेंगे। और उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजीज और इस तरह की जो एडवांसमेंट है, जो इनोवेशन दुनिया में हो रही है, उसको बड़ा प्रमोट भी किया जाता है। इवन हमारे भी यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी, और जैसे अबूजर ने जिक्र किया कि बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि पानी को साफ कैसे रखना है, रिसाइकिल कैसे रखना है। आपने राब्ता किया किसी से, आपने अपनी रिसर्च प्रेजेंट की कहीं पर कि आई हैव दिस आइडिया एंड इफ यू वर्क ऑन इट, तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो 100% अभी हम राब्ता कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहोगे? इस प्लेटफॉर्म से आपको वो देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आप देखे जा रहे हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा। एक तो ये है कि इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को और जो व्हिर्लपूल टर्बाइन है उसको इंस्टॉल किया जाए, ताकि बहुत सारे इलाकों में जहाँ नहरें हैं, इरिगेशनल कैनाल्स हैं, तो वहाँ का पानी का शॉर्टेज खत्म हो सके और इंसानों और क्रॉप्स की जो बीमारियाँ हैं जो कम हो रही है क्रॉप्स, उनको ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा जो दूसरा मैसेज है वो ये है कि जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बुनियाद जो बैकबोन है वो एजुकेशन होती है। तो क्रैमिंग के बजाय इसको कॉन्सेप्चुअल और इनोवेटिव एजुकेशन की तरफ बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद बिन निसार, आप ये बताएं कि आपने जिस तरह बताया कि पेशेंट के लिए भी फ़ायदामंद है, आम इंसानों की सेहत के लिए भी फ़ायदामंद है, फिर ऑलरेडी इस पर काम भी गवर्नमेंट भी कर रही है, आप मज़ीद उनके साथ काम करना चाहते हैं। कॉस्टिंग इसका बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हुआ ये है कि गवर्नमेंट के पास उतने बजट्स नहीं होते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट इतने ज़्यादा लगा सके। ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये किस कदर महंगा मतलब है या इसकी कीमत कम है, ये इसकी अफोर्डेबिलिटी भी बताएं। यानी ये है कि एक दफ़ा तो आपको यानी जैसे 25-30 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 25-30 लाख है, 1.5-2 करोड़ का नहीं जो ऑलरेडी कर रहे हैं काम, नहीं सिर्फ यानी जैसे 25-30 लाख, और अगर आप बहुत अच्छा टर्बुलेंट या व्हिर्लपूल टर्बाइन लेते हैं तो समझे 50 लाख। और ये है कि वो उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। तो यानी ये है कि वो जो आप दूसरे आप उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और वो जो आपका पानी जो साफ हो रहा है आप वो लोगों को दे रहे हैं, तो यानी अपनी कॉस्ट, अगर आप एक्स्ट्रा पानी है तो अगर आप बेच सकते हैं बाहर की कंट्रीज को, तो वो अपनी कॉस्ट आसानी से मीट कर जाएगा 1-2 साल के अंदर। यानी कि लॉन्गर रन में फिजिबल भी होगा, उसको मेंटेन रखना भी, उसको प्रॉफिट भी दे सकता है। वेरी नाइस जी, एंड आई रियली होप कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के टैलेंट से फायदा जरूर उठाएं। अगर इंटरनेशनली इनके रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, पब्लिश भी किया जा रहा है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान क्यों नहीं इसके ऊपर काम कर सकता? अच्छा मोहम्मद, अब जाते जाते मुझे ये बताएं कि टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए आउटग्रो करने के लिए, सीखने के लिए, ग्रूम करने के लिए? लेकिन स्टूडेंट जितना भी अच्छा हो, अगर उसको टीचर नहीं मिला तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर तो उसको सिखाने वाला होता है। तो ये नहीं जैसे स्कूल के टीचर्स या जो मेरे सुपरवाइजर्स हैं, तो अगर जैसे स्कूल में मेरे कॉन्सेप्ट से अगर वो क्लियर ना होते तो मैं रिसर्च कैसे कर पा सकता था। और सुपरवाइजर्स भी मुझे अच्छे मिले जिन्होंने मुझे रिसर्च का पैटर्न सिखाया, तो मैं आसानी से रिसर्च कर गया, वरना हो सकता है कि मुझे इतना टाइम लग जाता कि मैं
यंगेस्ट रिसर्चर ऑफ पाकिस्तान ना बन पाता। बिल्कुल। तो अच्छा, बिल्कुल टीचर्स भी, और जाते जाते अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बता दें कि उन्होंने कितना आपको सपोर्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं है। पेरेंट्स ने तो फुल सपोर्ट किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बारी के साथ जो मुझे एनरोल करवाया था वो भी बाबा ने ही करवाया था। तो उसके अलावा ये है कि बाबा की तो फुल सपोर्ट रही है और मामा की भी फुल सपोर्ट रही है। बिल्कुल, घर वालों की सपोर्ट और इंस्टीट्यूट और टीचर्स की सपोर्ट, और आप देखिए कि फिर पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल और टैलेंट है। थैंक यू सो मच मोहम्मद फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आई रियली होप कि आप इसी तरह से अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही हमारा वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।